हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास चैप्टर 7 चल रहा था हमारा। ठीक है, उसमें हम आगे शुरू करते हैं। पोषणात्मक स्वास्थ्य को यानी कि न्यूट्रिशनल हेल्थ को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक, वेरियस फैक्टर्स इफेक्टिंग न्यूट्रिशनल हेल्थ, उनके बारे में पढ़ेंगे। 4 हैं मेजरली, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। आहार और पोषक तत्वों की सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, असुरक्षित की सुरक्षा, सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य और सुरक्षित पर्यावरण। ये चारों के चारों कारक का हमारी न्यूट्रिशनल हेल्थ पे, पोषण से संबंधित जो हमारा स्वास्थ्य है उस पर प्रभाव 101% पड़ता है। पहला हम डिटेल में समझेंगे फूड सिक्योरिटी के बारे में। इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति को, चाहे उसकी कोई भी उम्र हो, कोई भी एज हो, ठीक है, उसके पास पूरे साल पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होना चाहिए। उसकी आवश्यकताओं, उसकी ज़रूरतों के अनुसार, चाहे उसकी एज के अनुसार, उसके वजन के अनुसार, उसको विभिन्न प्रकार की अगर बीमारी है उससे संबंधित, मतलब जो भी उसकी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से उसे पूरे साल भोजन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, उसका अधिकार भी है। और विभिन्न पोषक तत्व भी उससे, उस भोजन से उपलब्ध होने चाहिए जो उसे ज़रूरत है। पोषक तत्वों का मतलब है भोजन से मिलने वाले विभिन्न जरूरी पोषक तत्व, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स यानी कि खनिज लवण, फैट्स, वसा। अब है असुरक्षित की सुरक्षा। असुरक्षित से मतलब है हमारे सोसाइटी में संवेदनशील लोग, यानी कि जो लोग वल्नरेबल हैं, जैसे कि बेबीज, शिशु, प्रेग्नेंट लेडीज़, गर्भवती महिलाएं, एक्सपेक्टेंट मदर्स, या जो व्यक्ति बीमार हैं, इन सभी को अच्छे पोषण की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे शिशु हैं, शिशु को सही प्रकार से उचित आहार मिलता है, यानी इस चीज़ की देखभाल भी होनी चाहिए, प्यार से स्नेहपूर्ण देखभाल होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से गर्भवती महिलाएं से मतलब है अगर वो वर्किंग भी हैं तो उनको उचित देखभाल और सहायता, हेल्प मिलनी चाहिए, उनके काम की जगह पर भी और घर पर भी। जो व्यक्ति बीमार हैं उनके भी आहार और पोषण से संबंधित ज़रूरतों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब है तीसरा फैक्टर, सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य, यानी कि एक कहावत भी आपने संस्कृत में पढ़ी होगी, सर्वे संतु निरामया। सब स्वस्थ रहें मतलब कोई भी रोगी ना रहे। सभी की हेल्थ ज़रूरी है, हर तरह से रोगों का निवारण होना चाहिए। कोई भी डिजीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, विशेषकर जो इन्फेक्शियस रोग होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है कोविड, ठीक है ना, तो इन पर इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो संक्रामक रोग होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उससे पोषक तत्वों का स्तर भी गिर जाता है शरीर में, यानी कि पोषण स्थिति खराब हो सकती है ना। तो हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य की देखभाल हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, ठीक है, और ये उसका मानव अधिकार भी है। भारत में ज़्यादातर छोटे बच्चों को विशेष प्रकार के संक्रामक रोगों से ही मृत्यु हो जाती है, जैसे अतिसार मीन्स डायरिया, ठीक है, श्वास का संक्रमण, सांस लेने में प्रॉब्लम, खसरा, मलेरिया, तपेदिक आदि इस तरह के रोगों से। फीवर जिसको कहते हैं खसरा, चिकन पॉक्स होता है, मलेरिया भी एक प्रकार का फीवर है, मच्छर के काटने से होता है। लास्ट है बच्चों, अगर आपका आसपास का वातावरण स्वस्थ नहीं है, साफ नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी हेल्थ खराब होगी। हेल्थ खराब होगी तो पोषक तत्वों की स्थिति में प्रभावित होगी, कमी आ सकती है, ठीक है। तो हम जो पानी पीते हैं वो भी स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छ भोजन खाना चाहिए, हवा, वातावरण प्रदूषित नहीं होना चाहिए, इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
तो ये विभिन्न प्रकार की पोषण संबंधी समस्याएं भी पढ़ेंगे। आपने पीछे कुपोषण, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में इसके फर्स्ट पार्ट में बताया था, कुपोषण 2 प्रकार के हो सकते हैं, अल्प पोषण भी, अति पोषण भी। उसके बारे में अब आप डिटेल में समझेंगे। अल्प पोषण सबसे प्रमुख समस्या है। बहुत बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं भी अल्प पोषण की शिकार होती हैं, जिससे वो कम वजन वाले बच्चों को जन्म देती हैं। मतलब बच्चों का जो वेट होता है बर्थ के टाइम नॉर्मल से कम होता है। और बच्चे अविकसित होते हैं। ठीक है, एक बार इंग्लिश में भी देख लेंगे बेटे। फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिशनल वेलबींग, फूड एंड न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी, केयर फॉर द वल्नरेबल सेंसिटिव ग्रुप, गुड हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य है, एंड सेफ एनवायरनमेंट, आसपास बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक है, पानी का, पीने का पानी एट्सेट्रा। आगे चलते हैं। तो हम न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, पोषण से संबंधित जो समस्याएं हैं, तो गर्भवती महिलाएं अगर इस चीज़ को से जूझती हैं कम वजन से, तो जो बच्चे पैदा होते हैं उनका वजन जन्म के समय बहुत कम होता है, 2500 ग्राम से कम वजन होता है, काफ़ी। इसके अलावा अन्य प्रकार की कमियां भी हो जाती हैं, जैसे लौह तत्व की कमी से खून की कमी हो जाती है, विटामिन ए की कमी से अंधापन हो जाता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। अल्प पोषण से व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इम्पॉर्टेंट है। अल्प पोषण से न केवल शरीर का वजन कम होता है, बल्कि मानसिक रूप से भी बच्चे की हेल्थ प्रभावित होती है। बच्चा इंटेलिजेंट नहीं रहता है अगर आयोडीन की कमी हो जाए, है ना, गर्भावस्था में स्पेशली। ठीक है, बच्चे में शक्ति कम होती है, ताकत कम होती है, विटामिन ए की कमी के कारण ब्लाइंडनेस, अंधापन हो सकता है। आयोडीन भी बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। अगर आयोडीन की कमी हो तो उसका विकास नहीं हो पाता, बच्चे का बौनापन जैसी चीज़ें हो जाती हैं। कई बार गले पे घेंगा रोग हो जाता है, मृत प्रसव हो जाता है। मृत प्रसव का मतलब होता है डिलीवरी के टाइम जो बच्चा है वो मर सकता है। ठीक है, या मिसकैरेज भी हो सकता है। गूंगापन, बहरापन, इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। लौह तत्व की कमी के कारण भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बच्चों में कंसंट्रेशन की कमी होती है। कंसंट्रेशन मतलब पढ़ाई में या किसी भी एक्टिविटी में मन नहीं लगता है। इंटेलिजेंस में कमी होती है, संज्ञानात्मक विकास जिसे कहते हैं, कोग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं इंग्लिश में, उसमें उसको क्षति पहुंचती है। ठीक है, बच्चे फिर आगे बच्चे की ना पढ़ने लिखने की क्षमताओं में भी कमी आ जाती है। इसके अलावा भारत में अल्प पोषण तो है ही, लेकिन कुपोषण के दोहरा प्रभाव है। दोहरा मतलब अति पोषण भी है। अति पोषण शहरों में दिखता है, वजन लोगों का बहुत अधिक है। अभी एक सर्वे हुआ था जिसमें जो शहरों में रहने वाले महिलाएं और पुरुष हैं, तो पुरुषों में 28.9% पुरुष और 22.2% महिलाओं का वजन अधिक है। और अति पोषण से किस प्रकार की बीमारियां होती हैं, डायबिटीज़ हो गई, हार्ट रिलेटेड डिजीजेज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, इस तरह से संबंधित जो संक्रामक रोग तो नहीं होते हैं लेकिन सेहत को असर करते हैं लॉन्ग टर्म में, लंबे समय तक, है ना, घातक हो सकती हैं बीमारियां। एक क्वेश्चन आपको आएगा कि कुपोषण का कैसे दोहरा बोझ भारत सहन कर रहा है, तो आप उसमें अल्प पोषण भी बताएंगे और अति पोषण भी बताएंगे, अंडर न्यूट्रिशन भी बताएंगे, ओवर न्यूट्रिशन भी बताएंगे, उसके क्या बुरे प्रभाव हैं, कौन कौन सी बीमारियां उसके अंतर्गत होती हैं। ठीक है, उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। अब आता है पोषण और संक्रमण, न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन में आपस में क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होगे अगर किसी में पोषण की कमी है तो उसे खाना दे दो अच्छी मात्रा में। नो, उसे
पर्याप्त मात्रा में भोजन देने से पहले ये जरूरी है उसे बैलेंस डाइट दी जाए, सभी पोषक तत्व विद्यमान हो, उसकी आवश्यकता के अनुसार किसी पोषक तत्व की कमी है तो वो भी पूर्ति करनी चाहिए। ये नहीं बस उसको खाना खिला दिया जाए भर के, इसका मतलब ये नहीं है उससे पोषण की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। ठीक है, तो पोषण और संक्रमण का आपस में अच्छा संबंध है। अगर पोषण की स्थिति खराब है और ऊपर से इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, तो रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी आ जाती है और व्यक्ति विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग लग जाते हैं। और अगर पहले से ही इन्फेक्शन हो गया है तो आगे और इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, दूसरे इन्फेक्शंस होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर कौन से वल्नरेबल ग्रुप में, छोटे बच्चों में, बुजुर्गों में, और जो अंडर न्यूट्रिशन है, अल्प पोषित हैं, जिनमें पोषक तत्वों की कमियां, उनमें ऐसा होने के ज़्यादा संभावना है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ, कोविड से संबंधित बातें जब बताती हूँ कि कोविड में छोटे बच्चों, बुजुर्गों और जो व्यक्ति बीमार हैं वो विशेषकर अपना ध्यान रखें और ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। इंग्लिश में देख लेंगे बच्चे। 1/3 जो बेबीज़ इंडिया में बॉर्न होते हैं उनका वजन बर्थ के टाइम बहुत कम होता है, लेस देन 2500 ग्राम्स होता है। और न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो डेफिशिएंसीज उनमें होती हैं, IDA यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन ए VAD बोलते हैं इसे, VAD विटामिन ए डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर भी हो जाता है, IDD। ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन जो है होता है जब पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है शरीर में, स्पेशली इसमें आप विटामिन ए, आयरन और आयोडीन डेफिशिएंसी पढ़ेंगे। और आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइटर हो जाता है, घेंगा रोग, स्टिल बर्थ हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। स्टिल बर्थ का मतलब होता है कि बच्चा जीवित नहीं होता, जन्म के समय मृत पैदा होता है। डेफ म्यूटिज्म, गूंगा बहरापन, मानसिक विकास रुक जाता है। क्रेटिनिज्म, बौनापन हो जाता है ना। इस तरह से कई तरह के ऐसे इफेक्ट होता है। एडवर्सली अफेक्ट्स स्कॉलेस्टिक परफॉर्मेंस, जिन बच्चों में आयरन की कमी होती है उनका कोग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होता, यानी कि इंटेलिजेंस, मानसिक विकास नहीं होता है, और वो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में भी, एकेडमिक्स में भी अच्छा नहीं करते हैं। दूसरी ओर ओवर न्यूट्रिशन भी है हमारी कंट्री में। शहरों में एक फैमिली सर्वे हुआ था, वो मैंने अभी आपको बताया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया जो है प्रॉब्लम्स एट बोथ एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, यानी कि इंडिया जो है डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन झेल रहा है। एक क्वेश्चन आ सकता है तो आप उसमें अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन दोनों के बारे में लिखेंगे। न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन मैंने अभी आपको समझाया। किसी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि भरपेट खाना खिला दो, बल्कि ऐसा भोजन खिलाना, ऐसी डाइट खिलाना जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स उसकी ज़रूरतों के हिसाब से मौजूद हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसकी हेल्थ इफ़ेक्ट कर सकती है और वो विभिन्न प्रकार के रोग लग सकते हैं, क्योंकि उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी जो है स्पेशली, वो डिक्रीज़ हो जाती है, डिक्रीज रेजिस्टेंस टू इम्यूनिटी। और अगर एक इन्फेक्शन हो गया है तो सेकंड इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हो सकते हैं, जैसा कोविड में हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो विकासशील देश जैसे इंडिया में आहार जनित रोग बहुत होते हैं, फूड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स बहुत होते हैं। एग्जाम्पल अतिसार हो गया, डायरिया, या ठीक है, डायरिया इसकी और या डायरिया में स्पेशली निर्जलीकरण होता है, यानी कि डिहाइड्रेशन होता है। उल्टी और दस्त भी बोलते हैं डायरिया को। ठीक है बेटे, वॉमिटिंग। आगे आपको ये पढ़ना है स्वास्थ्य विज्ञान में स्पेशली कि हाइजीन और सैनिटेशन का ध्यान रखा जाए, स्पेशली फिज़िकल और एनवायरमेंटल हाइजीन का। तो ये आप इन पिक्चर्स से समझेंगे जो मैं आपको आगे दिखाने जा रही हूँ।
ये आ गई पर्सनल हाइजीन। ठीक है, पर्सनल हाइजीन में खांसना है तो हाथ रख के खांसना, नहाना डेली है, अपनी पूरी साफ़ कपड़े पहनना है, पूरी फुल बॉडी सफाई, बार बार हाथ धोना है, नेल्स कट करके रखने हैं। ठीक है, तो ये पर्सनल हाइजीन होगी। एनवायरमेंटल हाइजीन में हो गई, जो पानी हम पी रहे हैं वो सेफ़ होना चाहिए, भोजन स्वच्छ खाना चाहिए, जो मल मूत्र का निपटान है, टॉयलेट्स में शौचालयों का यूज़ करना चाहिए, खुले में नहीं करना चाहिए, है ना। सीवेज पूरे होने चाहिए, यानी खुले में आसपास, घर के आसपास नालियों में गंदगी बह रही है, इस तरह से अपने वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, उसके बारे में इन्होंने बताया है। घर साफ सुथरा होना चाहिए, आवास जहाँ हम रह रहे हैं, मच्छर मलेरिया ये सब नहीं होने चाहिए। मच्छर मलेरिया होंगे तो उनसे काटेंगे, बुखार होगा तो बीमारी होगी, पोषण स्थिति गिर जाएगी, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो आहार संबंधी स्वास्थ्य विज्ञान में आप ये पॉइंट्स, कोई भी 10 पॉइंट्स अपनी मर्जी के याद करेंगे। भोजन को बिना खुला छोड़ देना, बिना ढके खुला छोड़ देना, इन सब चीज़ों से भी इन्फेक्शन होने के या बीमार होने के चांसेस हैं। जैसे खाए गए भोजन में विषैले पदार्थ उपलब्ध हैं और हम दूषित उपकरणों बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, सूक्ष्म जीवों की मात्रा उसमें ज़्यादा है, दूध को बाहर रख दिया है, फ्रिज में नहीं रखना, हाथ गंदे हैं, गंदे नाखून हैं। तो आप अपनी मर्जी के कोई भी 10 पॉइंट्स याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब आ गए आपके क्वेश्चन आंसर्स। ये कुछ प्रैक्टिसेस के लिए आप यूनिसेफ की वेबसाइट दे सकते हैं, यूएनडीपी की, वो क्या खाद्य से संबंधित, खाद्य सेफ्टी से संबंधित, बच्चों से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब आपको ये अपना चैप्टर क्लोज होता है, ये क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में खुद से करने हैं।